सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। सबके लिए जरूरी है कि मेहनत मुशक्कत से वो जो पैसा कमा रहे हैं उसे बचाएं ही नहीं बढ़ाएं भी। हम ये भी चाहते हैं कि देश में हर शख्स फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े और इसी कड़ी में सीएनबीसी आवाज की पहल है पहला कदम। इस कार्यक्रम में हम आपको निवेश के तौर तरीके ही नहीं बताते बल्कि आपके जहन में उठ रहे सवालों के जवाब भी देते हैं। आप हमें लिख सकते हैं फेसबुक पर सीएनबीसी आवाज के पेज पर या फिर आप हमारी वेबसाइट pehlakadam.in पर भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। पहला कदम में पिछले 2 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश की। आज के एपिसोड में भी हम म्यूचुअल फंड पर चर्चा कर रहे हैं और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और इनमें आपस में क्या फर्क और हर एक म्यूचुअल फंड में क्या खास बात होती है और उनमें निवेश के क्या फायदे हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और एक्सपर्ट के तौर पे आज हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, शुरुआत करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। अमूमन हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप डायरेक्टली शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहते, अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते तो म्यूचुअल फंड का जरिया आप अपनाएं और इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आपका लंबी अवधि का जरिया हो तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये इक्विटी म्यूचुअल फंड करते क्या है, यहाँ पर ये होते क्या है? इक्विटी म्यूचुअल फंड, जैसे कि आपने बताया कि अगर आप सीधे निवेश ना करना चाहें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड लोगों से, यानी हजारों की तादाद में लोगों से पैसे जमा करते हैं और उस पूरे पैसे को मिलाकर जो एक पूल बनता है, एक फंड बनता है, उसको फिर वो बाजार में लगाते हैं। जाहिर है कि चूंकि हम कह रहे हैं कि ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो ये इक्विटी शेयर में ही निवेश करते हैं अलग अलग कंपनियों के। और आप ये समझिए कि आपने हजारों लोगों ने अपना पैसा किसी एक एक्सपर्ट के हाथ में सौंप दिया जो कि फंड मैनेजर होता है और वो फंड मैनेजर ये तय करता है कि कौन कौन से स्टॉक लेने हैं, कब लेने हैं और कितने कितने प्रोपोर्शन में लेने हैं। यानी आपको एक म्यूचुअल फंड के अंदर 10, 20, 25, 50 तक शेयर किसी स्कीम में मिल सकते हैं और हर एक शेयर का वेटेज अलग अलग होगा। यानी 1% पैसा एक स्टॉक में लगा होगा, ये हो सकता है, और हो सकता है किसी दूसरे स्टॉक में अपने पूरे कॉर्पस का 7 या 8% पैसा लगाया हो फंड मैनेजर ने। अगर उन्हें लगता है कि ये जो स्टॉक है बहुत सस्ता है और बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और इसमें भी वेरिएशन हो सकते हैं। यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे या तो किसी स्टॉक में फंड मैनेजर अपना निवेश बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये जो सारे डिसीजन होते हैं आपको मार्केट में कि पैसा कहां लगाएं, कब लगाएं और अगर कई शेयरों में लगाना है तो कब, किसमें कितना लगाएं, ये सारा फैसला, ये सारा हेडेक अगर आप ना लेना चाहें तो ये पूरा सिरदर्द आप अपने फंड मैनेजर के जरिए कर सकते हैं। सारी चिंताएं उनको सौंप सकते हैं। बिल्कुल। अब जैसे कि शेयर बाजार में हम देखते हैं कि लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, आप चाहे तो इंडेक्स शेयर में भी निवेश कर सकते हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी इस तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है और उसको हम कहते हैं कि इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स फंड क्या केवल इंडेक्स में ही निवेश करते हैं, इस तरह से ये काम करते हैं? बिल्कुल, जैसे कि नाम बताता है कि ये इंडेक्स फंड है। अब इंडेक्स हम सभी जानते हैं, जो सबसे ज्यादा चर्चित इंडेक्स हैं जिसकी बात हम सीएनबीसी आवाज पे लगातार पूरे दिन करते हैं, वो है सेंसेक्स और निफ्टी। तो जो इंडेक्स फंड है वो या तो सेंसेक्स या निफ्टी में निवेश करते हैं। इंडेक्स फंड सबसे पहला एक हम कह सकते हैं शुरुआती और सिंपल तरीका है। पहली बार अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हैं तो हमारी सलाह यही होगी कि आप इंडेक्स फंड में ही लगाएं, क्योंकि इंडेक्स फंड में किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में कोई पावर नहीं होती, उन्हें कोई छूट नहीं होती। वो ये तय नहीं कर सकते, जो हमने कहा कि जो डिसीजन है कितना पैसा लगाएं, कब लगाएं और अलग अलग शेयरों में लगाना है तो किसमें कितना लगाएं, ये सारा जो डिसीजन है, ये जो सारे पावर है, जो अधिकार हैं, वो फंड मैनेजर के हाथ से ले लिए जाते हैं। और ये जो फैसला है ये एक तरीके से हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली एक्सचेंज करता है, क्योंकि किसी भी इंडेक्स के अंदर अलग अलग शेयर के अलग अलग वेटेज होते हैं और ये वेटेज आमतौर पे उस शेयर के फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे डिसाइड होता है। यानी जो शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें से जो प्रोमोटर का निवेश है उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि आप ये मानते हैं कि प्रोमोटर अमूमन बाजार में अपने शेयर बेचने या खरीदने नहीं आते। तो जिस कंपनी के जितने शेयर खरीदने या बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं उसी अनुपात में उसका वजन तय किया जाता है। तो जाहिर है कि जो बड़ी कंपनी है उसका वजन ज्यादा होगा, तो रिलायंस या टीसीएस किसी भी इंडेक्स फंड में ज्यादा वजन रखेंगे बनिस्बत किसी सिप्ला या किसी और कंपनी के जिसका मार्केट कैप छोटा है। तो ये
फैसला चूंकि फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होता, इसलिए इंडेक्स फंड में एक स्टैंडर्डाइज सा रिटर्न आता है। आप देखिए पिछले कई सालों में हमारे देश में इंडेक्स फंड ने तकरीबन 17 या 18% सालाना का रिटर्न दिया है। यानी ये सालाना है, हो सकता है कि कभी आपको साल भर में -50% भी मिले, कई सालों तक आपको रिटर्न ना मिले, लेकिन अगर आप कम से कम 10 साल होल्ड करेंगे तो हर 10 साल के पीरियड में चक्रवृद्धि जो हम कहते हैं, कंपाउंडेड रिटर्न, फाइनली आपको 17-18% का मिलेगा। ये बात इस भरोसे के साथ हम किसी और फंड के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि फंड मैनेजर की अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकती है, उससे गलतियां हो सकती हैं, या कभी वो बहुत ही शातिर साबित हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, इसलिए शुरुआत में जब आपको अपना भरोसा बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो पहले इंडेक्स में आना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे नए निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड है, लेकिन लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं, क्या वो सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करते हैं और उसका रिटर्न रेप्लिकेट होता है इस फंड में, इस तरह के फंड्स में? लार्ज कैप फंड एक बार फिर से अगर आप देखें तो बड़ी कंपनियां होती हैं। लार्ज कैप की परिभाषा क्या है, इस पर कई विवाद हो सकते हैं। अपने देश के अंदर अगर आप अलग अलग फंड हाउसेस या फंड मैनेजर से पूछेंगे तो उनकी कोई ऐसी यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड परिभाषा है नहीं। ग्लोबली हम कह सकते हैं कि $1 बिलियन एक स्टैंडर्ड होता है। तो जब रुपया 50 पे था तो $1 बिलियन हमारे लिए 5,000 करोड़ रुपए था, आज वो 6,500 करोड़ रुपए हो गया है। तो अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पे फंड हाउस खुद ये तय करते हैं किसी भी स्कीम में कि लार्ज कैप फंड अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो इस लेवल से ऊपर का, इतने मार्केट कैप से ज्यादा का फंड जरूर होना चाहिए। तो जाहिर है कि जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ बड़ी कंपनीज में पैसे लगाते हैं। कुछ फंड हाउसेज ऐसे भी करते हैं, इसको और स्पेसिफाई करने के लिए वो कह देते हैं टॉप 100 फंड या टॉप 200 फंड। तो इसका मतलब है कि देश में 200 सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, सिर्फ उसी में वो पैसे लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली लार्ज कैप फंड हो जाता है। बिल्कुल। और जो मिड कैप कैटेगरी के फंड होते हैं प्रदीप, क्या वो उतने ही वॉलेटाइल होते हैं जितने मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, और क्या उसमें भी फंड मैनेजर्स केवल मिड कैप स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं, और वो कैटेगरी क्या डिफाइंड होती है इनके लिए? तो फिर से मिड कैप की परिभाषा भी चूंकि कोई निश्चित नहीं है, 100 मिलियन से बिलियन के आसपास हम इसको मानते हैं, लेकिन अलग अलग जो स्कीम्स आती हैं वो अपने तरीके से इसको डिफाइन करती हैं, और आपको प्रॉस्पेक्टस जरूर देख लेना चाहिए। हो सकता है कि एक मिड कैप फंड में कई ऐसे स्टॉक हो जो दूसरा फंड लार्ज कैप समझता हो, तो ये कोई तो ये एंटायरली एक तरह से फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे लार्ज कैप मानते हैं, या फंड हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके लिए कौन सा लार्ज कैप है, कौन सा मिड कैप है? वो खुद से तय करते हैं, उनका अपने विवेक पे जाहिर है कि निर्भर करता है। कभी उनको ऐसा लग सकता है कि इस समय की जो स्थिति है, आज मुझे एक NFO लॉन्च करना है, और अभी मुझे लगता है कि जो बहुत छोटे स्टॉक हैं उनको उस पर रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं हुई है, छोटी कंपनियां डूब सकती हैं। तो मिड कैप फंड आपने लॉन्च किया या मिड कैप स्मॉल कैप फंड लॉन्च किया, लेकिन आपने उसमें लिमिट थोड़ी सी ऊपर रख ली ताकि बहुत छोटी कंपनी पे एक्सपोजर ना आए और रिस्क थोड़ा कम हो जाए। तो वो उनकी अपने रिस्क रिटर्न की स्ट्रैटेजी होती है। जो आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि क्या ये उतने ही वॉलेटाइल होते हैं जितने कि स्टॉक, थोड़े कम वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि जैसे ही आप डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी आप एक शेयर के अंदर जो उतार चढ़ाव देखते हैं, आप रैंडमली कोई भी 10 शेयर जो आपको जिनका नाम पसंद आ रहा हो उनको शामिल करके एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, तो उसका जो नेट उतार चढ़ाव है वो अपने आप कम हो जाता है। और जहां फंड मैनेजर अपनी थोड़ी अकल भी लगाते हैं, रिसर्च भी करते हैं, तो जाहिर है कि वहां पर थोड़ा और भी कम होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, क्योंकि एक स्टॉक कभी हो सकता है कि 90% भी गिर जाए, कंपनी बंद भी हो जाए, रिटर्न जीरो भी हो जाए, लेकिन फंड का रिटर्न इतना बुरा नहीं होगा, वक्त के साथ घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप पिछले कई सालों का एक लार्ज कैप फंड का रिटर्न एक चार्ट पे प्लॉट करें और एक मिड कैप फंड का रिटर्न ऐसे ही एक चार्ट पर प्लॉट करें, तो आप देखेंगे कि मिड कैप या तो काफी कम या तो काफी ज्यादा रिटर्न देंगे, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर ज्यादा होती है। लेकिन एक निवेशक के तौर पर प्रदीप, अगर मुझे किसी फंड में पैसे लगाने हैं तो क्या मैं उस फंड का मिक्स देखूं या फंड मैनेजर को देखूं या उस फंड की परफॉर्मेंस देखूं? जाहिर है कि परफॉर्मेंस ही देखने वाली चीज होती है। फंड मैनेजर्स को अगर आप ट्रैक कर सकें तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन फंड मैनेजर्स बदलते रहते हैं, उनकी स्कीम्स चर्न होती रहती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। पर कुछ एक जो स्टार फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी जरूर आप फैन फॉलोइंग होते हुए देखते हैं, पर धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि काफी इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। तो अब ब्रांड्स जो हैं, अपने आप में जो फंड हाउसेस हैं वो ब्रांड हैं, और आपको ये अंदाजा है कि कहां से आप
हाई रिस्क और हाई रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, कहां से आप ज्यादा एक स्टेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, उस लिहाज से आपको डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन जहां तक मार्केट कैप के बेसिस पे अगर आपको फैसला लेना है, चूंकि हम अभी बात कर रहे थे कि मिड कैप फंड या लार्ज कैप फंड या मल्टी कैप फंड, तो यहां पर आपको एक उदाहरण के तौर पे समझना चाहिए कि जो लार्ज कैप फंड है वो हमारे आपके जैसे एडल्ट कंपनीज हैं, जो मिड कैप फंड है वो टीनेजर्स हैं, और जो स्मॉल कैप शेयर्स हैं वो बच्चे हैं। तो आप देखिए कि जरा सी सर्दी होती है तो छोटे बच्चों को छींक आनी शुरू हो जाती है, थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो भी बीमार हो जाते हैं, फीवर आ जाता है, और एडल्ट्स कम बीमार होते हैं। तो आप ये समझिए कि रिस्क इतना ही ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे आप छोटी कंपनियों में निवेश करेंगे, वहां पर रिस्क काफी बढ़ जाता है। और अनफॉर्चुनेटली कंपनीज के केस में अगर हम कहें तो मोर्टेलिटी रेट काफी बड़ा होता है। यानी हम ये मानते हैं कि आज हमने एक मिड कैप में निवेश किया है, वो कल का लार्ज कैप है। बिल्कुल, यही मान के निवेशक पैसे लगाते हैं। लेकिन सारे लार्ज कैप नहीं बनते। तो 10 कंपनियों में आपने निवेश किया, उनमें से 2 शायद लार्ज कैप बनेंगी, 5 शायद हमेशा मिड कैप ही रहेंगी, कुछ दिन के बाद ग्रोथ आनी बंद हो जाएंगी, लेकिन 2 या 3 उसमें से खत्म भी हो जाएंगी। तो डूबने के चांसेस छोटी कंपनियों के कहीं ज्यादा होते हैं। ये आपका रिस्क हमेशा आपके ऊपर रहेगा। तो ऐसे में मल्टी कैप फंड्स कितने सेफ होते हैं? बिकॉज वो तीनों का मिश्रण होते हैं। एक निवेशक को रिटर्न के लिहाज से किस तरह की उम्मीद करनी चाहिए फिर इस तरह के फंड्स में? कोई भी जो नॉर्मल इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड होता है वो अपने आप में मल्टी कैप फंड होता ही है, क्योंकि वो हर तरह के स्कीम में पैसे लगाता है। कुछ फंड मल्टी कैप फंड के तौर पे प्रोजेक्ट किए जाते हैं, और वहां पर लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में वेरिएशन रखने की कोशिश की जाती है। ये स्ट्रैटेजी यील्ड अच्छा देगी, रिटर्न अच्छा देगी, ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए थ्योरेटिकली, क्योंकि हमने देखा है कि जो मिड कैप फंड होते हैं इन जनरल, या एक मिड कैप इंडेक्स होता है मिसाल के तौर पे, वो हमेशा लार्ज कैप इंडेक्स से एक डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। लार्ज कैप को जो वैल्यूएशन मिलता है, मिड कैप को कभी थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन इनके बीच में जो प्रीमियम या डिस्काउंट है, अगर आप 10 साल का चार्ट देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि एक स्टैंडर्ड रेंज है कि आमतौर पे ऑन एन एवरेज मिड कैप इतने डिस्काउंट पे होते हैं, और अगर कभी वो इतने प्रीमियम पे चले जाएं तो आपको मिड कैप से निकल जाना चाहिए, और फिर जब डिस्काउंट पे आ जाएं तो फिर ले लेना चाहिए। तो कुछ फंड मैनेजर इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 6 महीने पहले मिड कैप्स प्रीमियम पे आ गए थे, अब फिर से धीरे धीरे डिस्काउंट पे जा रहे हैं। तो जब प्रीमियम पे आए उस वक्त फंड मैनेजर्स को जिन्हें अंदाजा था, उन्होंने मिड कैप में एक्सपोजर घटाया, लार्ज कैप में बढ़ाया, तो अभी उनका रिटर्न किसी मिड कैप फंड के मुकाबले में बेहतर होगा, क्योंकि मिड कैप फंड्स ने अचानक से अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोई जो एक्चुअल डाइवर्सिफाइड फंड है वो भी अपने आप में एक मल्टी कैप फंड ही होता है, और किसी भी इस तरह के फंड में आमतौर पे जब ओवरऑल आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो आपको लार्ज कैप का हिस्सा बड़ा दिखेगा, क्योंकि जो बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप ज्यादा है, उसका वेटेज नेचुरली किसी भी मल्टी कैप फंड में ज्यादा हो जाता है। तो ये मिड कैप की प्रॉक्सी एग्जैक्टली नहीं हो सकती, क्योंकि मिड कैप में तो आप तय करते हैं ना कि 100% मिड कैप में ही लगाएंगे। जी चलिए, तो यहाँ पे हमने बात कर ली इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे ELSS और बैलेंस फंड्स की। बने रहें। पहला कदम की इस खास पेशकश में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की, लेकिन अब म्यूचुअल फंड्स में आपको टैक्स फायदा या टैक्स छूट कैसे मिल सकती है, इसे बात करते हैं। प्रदीप, ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर अगर आप पैसे लगाते हैं तो कुछ साल के लॉक इन तक आप बने रहें और आपको साथ ही ATC के तहत टैक्स छूट मिलती है। तो यानी दोनों हाथ में लड्डू। बिल्कुल, एक तो आप शेयर बाजार पे एक्सपोजर ले सकते हैं, दूसरी तरफ आपको टैक्स में भी बचत हो जाती है। तो इन दोनों चीजों का फायदा उठाते हुए ELSS से काफी अच्छा निवेश का जरिया है। लेकिन यहाँ पर एक ही बात आप ध्यान में रखें, जो आपने कहा कि 3 साल के लिए लगाने का लॉक इन पीरियड है। अगर आप ELSS में पैसे लगा रहे हैं तो 3 साल का नजरिया लेकर ना लगाएं तो बेहतर होगा। वजह यह है कि अक्सर मार्केट में जो बूम बस्ट के साइकिल होते हैं, 1 या 1.5 साल के अंदर एक बड़ी तेजी कई बार देखने को मिल जाती है, या एक बड़ी मंदी आती हुई दिख सकती है। तो ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि 3 साल का जो आपका पीरियड पूरा होने वाला है, उसके बीच में आप एंट्री या एग्जिट दोनों के मौके गंवा बैठे। इसलिए बेहतर होगा कि अगर आप लॉक इन कर ही रहे हैं, कम से कम 5 साल का या 5 से 10 साल का नजरिया लेके करें, तो आपको यकीनन बहुत ही शानदार रिटर्न यहां पर मिलेंगे। तो जो दोनों हाथ में लड्डू वाली कोशिश है आपकी,
वो तभी कामयाब होगी अगर आप कम से कम 5-6 साल का व्यू लेकर पैसे लगाएं। क्लियरली बाजार में उतार चढ़ाव का फायदा आपको तभी मिलेगा अगर आप लंबी अवधि के लिहाज से निवेश तो करेंगे। 3 साल के बाद फिर आप देखेंगे कि हाँ अब मुझे कब निकलना है, क्योंकि आपने 3 साल तो दिया मार्केट को, तो आपका रिटर्न उसी प्रोपोर्शन में वैसा ही शानदार आना चाहिए। बिल्कुल। एक और कैटेगरी होती है बैलेंस फंड, जहां पे हम कहते हैं कि अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कहते तो हैं हम लोगों को कि आप लंबी अवधि के लिए रहें, लेकिन कोई कोई निवेशक होते हैं जो अगर पैसे कमा लिए तो वो निकल जाते हैं। लेकिन बैलेंस फंड एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पर कुछ हद तक एक्सपोजर इक्विटी में होता है और कुछ हद तक डेट में होता है। ये किस तरह के फंड होते हैं, अगर मैं एक निवेशक के लिहाज से जो थोड़ा सा रिस्क एवर्स है और रिस्क नहीं ले सकता है, उनके लिए किस तरह का फंड है? देखिए, हमारे देश में जो बैलेंस फंड है वो शायद रिस्क एवर्स इंडिविजुअल के लिए पूरी तरह नहीं है। Okay. कुछ जो फंड हाउसेस हैं उनकी एक दो ऐसी स्कीमें हैं जो वाकई में बैलेंस फंड की तरह चलती हैं, जहां पे इक्विटी का एक्सपोजर लिमिटेड होता है और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है, और जो आपको लंबे समय में ये समझिए कि फिक्स्ड इनकम वाले फंड से, जो कि बेयरली डबल डिजिट, हाई सिंगल टू डबल डिजिट वाले, यानी 8 से 12% के रिटर्न का रेंज पकड़ के चलते हैं, तो ये कुछ फंड है जो कोशिश करते हैं आपको 12 की जगह 13-14% तक ले जाने की। यानी 50-50 एक्सपोजर डेट और इक्विटी में होता है, या आप कह रहे हैं कि ये 70-30 होता है? तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ फंड ऐसे हैं जो काफी बैलेंस वाकई में रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फंड हमने देखे हैं जहां पे इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है और वक्त वक्त पे तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये फंड मैनेजर के व्यू के हिसाब से जो वो तय करते हैं। एक बड़ा कारण यह है कि 70% से ज्यादा अगर इक्विटी में होता है तो उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड के तौर पे लिया जाता है, तो वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाते हैं। लेकिन बैलेंस फंड को दरअसल ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस फंड को दरअसल 70-30 टू 30-70 ऐसे पकड़ के चलना चाहिए कि दोनों तरफ को पूरा स्विंग करे, पर ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में कम है। इसलिए अगर आप बैलेंस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको फंड का परफॉर्मेंस जरूर देखना चाहिए। वेरिएशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये देखना चाहिए। आप चाहते हैं कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, तो ऐसा नहीं हो कि वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आपको मिल जाए। तो ये सोच समझ के ही आप निवेश करें। आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप खुद से अपना बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, यानी बैलेंस फंड में निवेश की जगह अगर आप खुद ये तय करें कि इस समय मुझे क्या दिख रहा है, कि इस समय मुझे इक्विटी कितनी सस्ती या महंगी दिख रही है, और उस लिहाज से मुझे इक्विटी में 30% लगाना है या 70% लगाना है, और बाकी मैं खुद डेट में लगाऊं, तो ये शायद ज्यादा इफेक्टिव तरीका हो सकता है जहां भी निवेशक खुद फैसला ले सकते हो, क्योंकि ये मुझे लगता है ओवरऑल आपके रिटर्न ऑप्टिमाइज होंगे अगर आप खुद से फैसला कर पाएं। बिल्कुल। और कुछ इसी तरह का होमवर्क आपको शायद सेक्टोरल फंड्स में भी करने पड़ेंगे, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर सेक्टर तक रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं और उसी के हिसाब से उसी सेक्टर की डेवलपमेंट पे उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। सेक्टर फंड से ज्यादा रिस्की कुछ नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी जो बुराई है, बुराई मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जब कोई सेक्टर चलने वाला होता है तो एक आम निवेशक को पता नहीं चलता कि अब इस सेक्टर के सबसे बुरे दिन खत्म हो गए और अब यहाँ पे तेजी आने वाली है। लेकिन जब उस सेक्टर में बूम आ जाती है तो हर तरफ उसकी चर्चाएं होती हैं, हर तरफ लोग उसमें निवेश कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो इक्विटी लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स बिके थे 2006, 2007, 2008 के दौरान, वहां पे सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड फंड्स में लोगों ने निवेश कर लिया था, क्योंकि उस वक्त इंफ्रा की बूम थी। और उसके बाद से लेकर अब तक ये 7-8 साल इस सेक्टर के लिए बहुत ही बुरे गए हैं। तो जो लोग वहां फंसे हैं उनके पैसे ना तो रिकवर हुए, ना आज भी रिकवर होने की कोई उम्मीद है। आप किसी भी अगर एक्सपर्ट को पूछें, सेक्टर फंड में आपको निवेश तभी करना चाहिए अगर आपको उस सेक्टर की समझ हो, मुझे ऐसा लगता है। अदरवाइज आपको उससे अच्छे रिटर्न डाइवर्सिफाइड फंड में, अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में मिल जाते हैं। आप देखिए, एक जो डाइवर्सिफाइड फंड है जहां आपने एक फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा किया है, उसके विवेक पर भरोसा किया है, उसको पता है कि ये सही मौका है कि आज फार्मा बहुत महंगा हो गया तो बेच दो, आज एफएमसीजी बहुत महंगा हो गया तो बेच दो, और आज मेटल बहुत सस्ता है तो खरीद लो, तो वो कर रहा है। या अगर एक मिड कैप का फंड मैनेजर है और उसको लग रहा है कि आज शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, शुगर बहुत ही औने पौने पे बिक रहे हैं और इससे खराब तो नहीं होंगे, सरकार बहुत कोशिश कर रही है, आज कंस्ट्रक्शन कंपनीज के वैल्यूएशन बहुत कमजोर हैं, तो वो खुद से वो सेक्टर्स चुन लेता है और वो आपके पोर्टफोलियो में डाल देता है। तो बेहतर तरीका यह है कि अगर आप रिस्क लेना ही चाहते हैं तो आप एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड खरीदें जहां फंड मैनेजर 100% आजाद है कहीं भी कितना भी लगाने को, और अगर आपको लगता है कि मिड कैप्स में जाना है तो मिड कैप फंड भी ले लें, दोनों तरह के फंड्स ले लें। लेकिन सेक्टर चुनने में बहुत बड़ा रिस्क है, और अनलेस कि आपके पास कोई गाइड हो या आप खुद किसी सेक्टर को समझते हो, उसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये सबसे रिस्की मुझे नजर आता है सारे फंड्स में। तो ऐसे में थीमेटिक फंड्स पे आपका किस तरह का व्यू है? कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये थीम रियल है
या बनाई हुई है। बिल्कुल ऐसा भी होता है। हाँ। लेकिन जो भी हो, अब देखिए, अगर आपको फंड मैनेजर पे भरोसा है तो भले ही उन्होंने बनाई हुई थीम बताई हो, बनाई हुई थीम का क्या मतलब होता है कि देखिए, फंड जब एनएफओ लेकर आता है ना, तो उनको मार्केटिंग करनी होती है। तो मार्केटिंग करने के लिए वो उसकी एक पोजीशनिंग करते हैं। अब आज की तारीख में अगर किसी को एक फंड लेकर आना है तो वो उसको इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड ऐसा कुछ जनरली कह सकते हैं, या न्यू ग्रोथ फंड ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। उस पर कभी कभी कुछ सेक्टर्स चुन करके उसको कोई नाम दे दिया जाता है। जैसे हमने एक वक्त जब 2000 के साल में न्यू इकोनॉमी में बहुत बूम थी, तो हम टीएमटी फंड बहुत देखते थे, यानी टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी। तो उस तरह से जो थीम उस वक्त की चल रही होती हैं, उनको चुनकर कोई एक फंड बनाने की कोशिश, कोई एक थीम बनाने की कोशिश की जाती है। अगर आपको लगता है कि ये थीम वाकई काफी स्ट्रांग है और अगर आपको भरोसा है उस फंड मैनेजर पे, तो आप जरूर निवेश कर सकते हैं। कई बार कुछ एक थीम्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रा थीम के साथ कुछ फंड्स आते हैं, जो कि आज की तारीख में अच्छा परफॉर्म ना कर रहे सेक्टर में ही पैसे लगाएंगे। यानी आज अगर कोई पैसे लगाएगा तो वो फिर मेटल में पैसे लगाएगा, पीएसयू बैंक्स में पैसे लगाएगा, टेलीकॉम में पैसे लगाएगा, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ये भी एक थीमेटिक फंड होता है। और अगर आपको लगता है कि ये फंड्स, ये जो सारे सेक्टर हैं, ये रिवाइव होंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इनका प्रोस्पेक्ट अच्छा है, तो वो आपको एक जनरल नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो थीम अगर आपको भरोसे के काबिल लगे तो इस पे बेट किया जा सकता है। लेकिन फिर से बात यही है कि चूंकि हमने बहुत बड़ी वैरायटी की बात की, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस वैरायटी से। क्योंकि अगर आप देखिए, आप एक थीम वाला फंड उठाइए, आप एक सो कॉल्ड मल्टी कैप फंड उठाइए, आप एक ELSS उठाइए, और आप एक फ्रीली डाइवर्सिफाइड फंड उठाइए और उसके पोर्टफोलियो कंपेयर करके देखिए, तो बहुत वेरिएशन नहीं होता। जो फंड मैनेजर है, सारे फंड मैनेजर्स को पता है कि रिटर्न कहाँ आने वाला है, तो वो अपने आप ही वो स्टॉक ढूंढ लेते हैं। हाँ। तो मेरा ये मानना है कि जो पहली बार निवेश करने वाले लोग हैं, कई बार वो इतने ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी कि अगर आपको फैसला लेना है तो सबसे पहले आप ये तय कीजिए कि आप इक्विटी में आना चाहते हैं। 5 साल कम से कम आप इक्विटी में रहेंगे, 5 से 10 साल का व्यू लेंगे, और आप एक इंडेक्स फंड में निवेश कीजिए। उसके बाद एक डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश कीजिए, और अगर थोड़ा रिस्क लेने का मूड है तो मिड कैप फंड में निवेश कीजिए। नाम से, मार्केटिंग से, ब्रांडिंग से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी ना पड़े। लेकिन ऐसे में प्रदीप, अगर हम बाहर की इकोनॉमी के उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहते हैं तो क्या इंटरनेशनल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे जा सकते हैं? लेकिन उसे भी चुनने में आपको काफी समझदारी दिखानी होगी, काफी होमवर्क करना होगा, क्योंकि आपको हर देश की इकोनॉमी के हिसाब से ही आप निवेश करेंगे। तो ये इस म्यूचुअल फंड के जंगल का सबसे नया प्राणी है। बिल्कुल। तो इसके बारे में हम लोग काफी, और बहुत ट्रेंड चल रहा है इसका। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा कि हाल में अचानक कैसे हुआ कि चाइना के कुछ जो फंड्स थे उनमें बहुत जबरदस्त रिटर्न है, फिर वो गिरे भी उसी तरह, अगर आप टाइम पे निकले नहीं तो दुनिया के अलग अलग देशों में ये मान करके अगर हम चलें कि अलग अलग देशों के मार्केट अलग अलग वक्त पे चलते हैं, तो एक इंटरनेशनली डाइवर्सिफाइड फंड आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। डेवलप मार्केट्स जो हैं, अमेरिका के, यूरोप के जो फंड हाउसेज हैं, निवेशक हैं, वो ग्लोबल फंड्स में पैसे लगाते हैं। जब वो हमारे देश में आते हैं तो हम उनको FII कहते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ का म्यूचुअल फंड अगर वहां जाएगा और पैसे लगाएगा तो वो वहां के FII हो जाएंगे। चूंकि हमारे देश में कैपिटल कम है, तो हमारे ऐसे फॉरेन में पैसे लगाने वाले फंड्स कम है, छोटे हैं, अभी शुरू हो रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे पैसे लगाने हैं तो आप जरूर लगा सकते हैं। निवेश की कुछ सीमा होती है, क्योंकि आप विदेश में निवेश जो करते हैं उसके ऊपर कुछ नियम लागू होते हैं। वो तो अपनी जगह है, टेक्निकल बातें हैं। लेकिन एक जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बात, वो ये कि रुपए का भी एक रिस्क होता है, करेंसी का एक रिस्क होता है जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्योंकि आपने जो शेयर लेना है, आप पैसे तो रुपए में भरेंगे, शेयर डॉलर में लिया जाएगा मिसाल के तौर पे, फिर वो बिकेगा डॉलर में और पैसा फिर से रुपए में कन्वर्ट होके वापस आएगा। अगर आपको लगता है कि रुपया जैसे पिछले कई सालों से लगातार सालाना 4-5% गिरता रहा है, तो ऐसा फंड आपको शानदार रिटर्न देगा। लेकिन कभी अगर ऐसा फेज आ जाए कि 5 साल तक रुपया मजबूत होता रहे, जैसे 2003-4 से लेकर के 7-8 तक हमने देखा था कि रुपया लगातार मजबूत होता रहता, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर कोई टैक्सेशन का पेज इंटरनेशनल फंड्स में? इंटरनेशनल फंड्स में आपको अमूमन जो नियम कानून है वो वैसे ही हैं, अपनी जगह पे ही हैं, जो कि आपको किसी भी फंड में होंगे। लेकिन खास जो
अलग बातें हैं। उनमें पहला तो करेंसी का रिस्क है और दूसरा यह है कि आपके निवेश पर कुछ सीमाएं हो सकती हैं, फंड हाउस के भी और एक इंडिविजुअल्स के भी, या जिस तरह की एंटिटी है, अगर आप एक कॉर्पोरेट के तौर पे निवेश कर रहे हैं या इंडिविजुअल के तौर पे निवेश कर रहे हैं तो उन पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और यहाँ पर हम पहला कदम में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे दर्शकों के सवाल, देंगे उनके जवाब। बने रहें हमारे साथ। की पहला कदम के इस सफर में हमारे तमाम दर्शक भी जुड़ चुके हैं और हर हफ्ते उनके सवालों की फहरिस्त हम लेकर आते हैं। आइए लेते हैं ऐसे ही कुछ सवाल। पहले दर्शक बैंगलोर से ऋषभ मिश्रा हैं। नमस्कार ऋषभ, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जी मैम, एक्चुअली मेरा फॉर लास्ट 1.5 years से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। ओके। और मैं अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहता हूँ थ्रू शेयर मार्केट डायरेक्टली बाइंग शेयर। ठीक है। तो बेसिकली मैं एक स्टॉक को चूज कैसे करूँ या पिक कैसे करूँ, उसको इवेल्युएट कैसे करते हैं, बेसिकली आई वांट टू नो दैट थिंग एज अ लेमैन। I mean, I do not want the name of the share, but at least I want how to evaluate. टिप्स चाहिए कि शेयर कैसे चुनने चाहिए, लेकिन आपका नजरिया क्या होगा ये बताइए जरा। मैम, मेरा लॉन्ग टर्म नजरिया है, मोर देन 5 years ऑफ होराइजन इज देयर। बहुत अच्छी बात है। और प्रदीप, हम भी कुछ इसी बात पे डिस्कशन भी कर रहे थे पहले, लेकिन ये शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं। शेयर बाजार में भी अच्छा खासा निवेश अगर आप 5-10 साल का नजर रखते हैं तो अच्छी खासी वेल्थ इकट्ठा हो सकती है। बिल्कुल, 5 से 10 साल के लिए आप कोई अच्छा स्टॉक चुनना चाहें तो एक अच्छी कंपनी का स्टॉक, हम लगातार बातें करते हैं चैनल पे, हमारे एनालिस्ट आपको सलाह देते हैं, तो आपको एक आइडिया बहुत ही आसानी से लग सकता है कि कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से स्टॉक इतने अच्छे नहीं हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट हिंदी मनी कंट्रोल पे जाके वहां भी एक बेसिक जानकारी हासिल कर सकते हैं किसी कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके वैल्यूएशंस के बारे में। तो जरूरी बात यह है कि कंपनी अच्छी हो, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो और वैल्यूएशंस सही हो। यानी आप कभी भी किसी स्टॉक को 3 साल के, 4 साल के या ऑल टाइम हाई पर अगर खरीदने की सोच रहे हैं तो जाहिर है कि वैल्यूएशन थोड़े महंगे हो गए हैं। ऐसी स्थिति में आपको शायद उस वक्त निवेश नहीं करना चाहिए, और जब स्टॉक में गिरावट आए, नीचे के लेवल पर स्टॉक आपको मिले, जब भी मार्केट करेक्ट हो, उस वक्त आप पैसे लगाएं। अब आप अपने खुद के फंड मैनेजर बनने की सोच रहे हैं तो इसके लिए ये जरूरी होगा कि आप कई बातों का ध्यान रखें, सिर्फ एक नहीं। जैसे कि मैंने कहा, आप एक अच्छी कंपनी चुनेंगे, 5-10 साल के लिहाज से उस कंपनी के प्रोडक्ट, उस बिजनेस और उसके प्रोमोटर पर आपको भरोसा होना चाहिए और कंपनी पे बहुत ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप पैसे किस तरह लगाएंगे ये भी आपको निर्णय लेना पड़ेगा। यानी अगर आप देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा कमजोर है, जैसे इन दिनों में आप देखिए 9,000 से नीचे आकर हम 8,000 के आसपास निफ्टी में घूम रहे हैं, तो ये थोड़ा आपको ज्यादा आकर्षक लेवल पर एंट्री देता है। और ऐसी स्थिति में आप एक मन बना सकते हैं कि एक 500-600 पॉइंट की रेंज आप मार्केट में देख रहे हैं और आप उसमें तय करें कि अगर ये स्टॉक हर 10 रुपए या हर 5% की गिरावट पे आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आप हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। ऐसे किसी भी फेज का फायदा उठाएं जो 6-8 महीने, साल भर का मार्केट में आता है। तो ये भी डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि कब और कितना पैसा लगाएंगे, सिर्फ कौन से शेयर में लगाएंगे यही पर्याप्त नहीं है। तो आप अगर ये फैसला खुद से लें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, सही शेयर चुनें और हमारे एक्सपर्ट आपको बताते हैं, उनकी राय का ध्यान रखें। और एक और जरूरी बात, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कविता, और बहुत ही सरप्राइजिंग है, कई दर्शक जो लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं वो हमारा चैनल देखते हैं और वो स्टॉक 2020 का स्टॉक उठा लेते हैं, वो जो हम ट्रेडिंग कॉल बताते हैं वो वाला स्टॉक उठा लेते हैं, या हम जो कोई पोजिशनल ट्रेडिंग का कॉल बताते हैं वो उठा लेते हैं। आप ध्यान रखिए, आप जब किसी एनालिस्ट को सुन रहे हैं या मुझे या किसी और एंकर को सुन रहे हैं तो उन्होंने जो व्यू दिया है, जिस स्टॉक का नाम लिया है, वो किस नजरिए से दिया है ये जरूर ध्यान रखें। जब स्टॉक लंबी अवधि के नजरिए से कोई एनालिस्ट आपको बताए तभी आप उस पर नजर रखें, अपनी थोड़ी रिसर्च करें और अपनी समझ के मुताबिक फिर स्ट्रैटेजी बनाकर निवेश करें तो आपको जरूर मुनाफा होगा। ऐसे में प्रदीप, मेरा भी एक सवाल है कि अमूमन जो पहले निवेशक होते हैं वो किस तरह से पैसे लगाने हैं उसमें थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। क्या एक स्टैगर्ड तरीका सही है या हम SIP का रूट भी अपना सकते हैं? SIP का तरीका अच्छा है। जैसे कि मैंने कहा, बाजार किस फेज में है ये इंपॉर्टेंट होता है। आज का बाजार किस फेज में है आप देखिए, एक तेजी के बाद हम कंसोलिडेशन के फेज में हैं।
तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि एसआईपी तो कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त जो बाजार में मंदी है उसका फायदा उठाते हुए एक मुश्त भी लगाइए, क्योंकि मार्केट जब फिर से तेजी में आएगा तब आपको ये भाव नहीं मिलेंगे। लेकिन जब बाजार वन वे चल रहा हो, यानी तेजी या मंदी के एक डायरेक्शन में चल रहा हो, उस वक्त आपको एसआईपी से एक ज्यादा अच्छी एवरेजिंग मिल सकती है। और अगर आप एक मुश्त पैसे लगाएं और आप एसआईपी करें तो आपको दिखेगा कि 5 साल के बाद एसआईपी करने वाला उतने ही पैसे लगाने वाला जो निवेशक है वो मुनाफे में रहता है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अहमदाबाद से हितेश मनानी का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल पूछा इन्होंने। 25 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मंथली इनकम इनकी 35,000 रुपए है और होम लोन की ईएमआई ये देते हैं 14,000 हर महीना। 5 से 7 साल के लिए ये करीबन 5,000 रुपए का निवेश करना चाहते हैं और निवेश की शुरुआत कैसे करें ये जानना चाहते हैं हमें, और साथ ही पहला निवेश करने के क्या क्या स्टेप्स हैं इसकी भी जानकारी ये चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें इनका आर्थिक लक्ष्य तो नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से पहले बार निवेश कर रहे हैं तो शायद वेल्थ क्रिएशन इनका एक लक्ष्य हो सकता है। अमूमन हम कहते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपके फाइनेंशियल गोल्स लिस्टेड डाउन होने चाहिए, उन पर आप गौर करें। उसके बाद समय की अवधि कितनी होनी चाहिए उस पर गौर करें और फिर अपने अप्रोच जो है वो आप डिसाइड करें। लेकिन यहाँ पर हम इन्हें किस तरह की राय देंगे? देखिए, इनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा 35 में से 15 हम देख रहे हैं वो जा रहा है ईएमआई में। बिल्कुल, तो ये बड़ा हिस्सा है। आगे चलकर हम उम्मीद करेंगे कि इनकी आमदनी बढ़ेगी और ये ईएमआई का दबाव कम होगा। हाँ। लेकिन चूंकि आप अमूमन 10% के आसपास ब्याज दे रहे हैं अपनी ईएमआई पे, जो आप होम लोन भर रहे हैं, तो आपके घर की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। आप ऐसे समझिए इसको। तो आपका एक गोल तो ये होना चाहिए पहले कि आप अपनी ईएमआई को प्रीपे करें। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप खुद से ईएमआई बढ़वा लें या एक मुश्त प्रीपे करें। अगर आप चाहें तो एक रेकरिंग खोलें और उस रेकरिंग डिपॉजिट में 6 महीने या साल भर के बाद जब वो मैच्योर होता है वो पैसे एक मुश्त देकर के आप अपने ईएमआई को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। तो आप टारगेट रख सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से कि आप अपना लोन अमूमन जो 20 साल का होता है क्या उसको 10 साल में पूरा करेंगे, या ये एक तरीका आपको जरूर अपनाना चाहिए। तो ये क्या उसी 5,000 में से आप बता रहे हैं इन्हें करने के लिए जो ये निवेश करने की क्षमता रखते हैं? जो पैसा आप अगर सुरक्षित निवेश करने वाले हैं, एफडी में डालने वाले हैं, उस लिहाज से आप इस ईएमआई को भी जल्दी भरने की कोशिश करें। तो ये एक तरीका आपके लिए हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप ये मन बना चुके हैं कि आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, आपको मार्केट में पैसे लगाने हैं, तो ये बात सही है कि लंबी अवधि में इनफैक्ट अपना होम लोन भरने के मुकाबले शायद आपको मार्केट से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलेगा, या किसी भी फिक्स्ड इनकम के मुकाबले में आपको मार्केट से बेहतर रिटर्न मिलेगा। लेकिन तब आपको अपना मन बनाना होगा कि आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक रहेंगे, आप ट्रेडर नहीं होंगे, क्योंकि ट्रेडर एफडी को बीट कर पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। और एक अमूमन जो नए निवेशक आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो कभी एफडी को बीट नहीं करते। उनको एफडी में ही अच्छा रिटर्न मिलता है, मार्केट में वो गंवा के जाते हैं। लेकिन अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश की शुरुआत, जैसे कि हमने पहले भी बात की, सबसे पहला तो आप इंडेक्स फंड से शुरू करें, उसके बाद डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाएं। चूंकि 5 से 7 साल का नजरिया है तो आपको डेट पे एक्सपोजर लेने की या बैलेंस्ड फंड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर 5 से 7 साल के लिए आप अपना रिस्क कम करने की कोशिश ना करें, रिस्क लें। और 5 से 7 साल जब आप कह रहे हैं तो बिल्कुल भरोसे के साथ, हौसले के साथ टिके रहें। अगर आज से 2 साल बाद आपका रिटर्न कम हो जाए तो घबराए नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर पैसे नहीं बना पाते तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो लॉस नहीं देख पाते। अगर आप मुनाफा देखना चाहते हैं तो कभी लॉस भी देखना पड़ता है, लेकिन अपना नजरिया बिल्कुल ना बदलें। जिस व्यू से आपने निवेश किया है उसको पकड़ के रहें। बिल्कुल, और फंड का चुनाव अगर आपको करना है तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सुमित बैनर्जी फोन लाइन पर है। नमस्कार सुमित, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं रतलाम से बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश। बताइए, आपने अपनी किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग की है, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आज? मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास 3 to 5 लाख का एक लमसम अमाउंट है, उसको मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और साथ ही मैं नया इन्वेस्टर हूँ और मुझे 5 to 8,000 रुपीज का एक SIP स्टार्ट करनी है। ओके, तो जो एक मुश्त रकम है आप शेयर बाजार में ना लगा के म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना चाहते हैं? मैम, क्योंकि मेरे को शेयर मार्केट का उतना नॉलेज नहीं है, मैं एकदम नया इन्वेस्टर हूँ। चलिए, बहुत अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया है। जानकारी नहीं है इसीलिए म्यूचुअल फंड का रास्ता ये अपनाना चाह रहे हैं। प्रदीप? बिल्कुल, तो आपको जो एक मुश्त निवेश करना है, आपने जो कहा, अगर इस वक्त आप बाजार की स्थिति देखें तो एक अच्छा मौका है हमें लगता है। हालांकि यहां से थोड़ी और गिरावट का अभी भी रिस्क है।
5 से 10% मार्केट कमजोर हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहें तो अपनी पूंजी को 2 या 3 हिस्सों में बांट लें, यानी 50% आप तुरंत निवेश कर सकते हैं, बाकी के 25-25 के 2 ट्रांच आप रखें और ये माने कि कभी 5% गिरा तो आप लगाएंगे, उसके बाद फिर कभी गिरावट आई तो फिर से लगाएंगे। एक तरीका आपका हो सकता है कि ये जैसे आप SIP कर रहे हैं वैसे ही एक एवरेजिंग थोड़े वक्त के ऊपर करें, तो सारे पैसे आज लगाने की जगह अगले 3 से 6 महीने तक आप ये निवेश करेंगे, ऐसा भी आप सोचकर चल सकते हैं। और उस स्थिति में शायद आपकी कॉस्ट थोड़ी बेहतर हो जाए, हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं होती मार्केट में, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि अपने निवेश को एक साथ करने की जगह थोड़ा सा बांट के करें, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं। आप अगले 3 से 6 महीने के अंदर ये जो एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं जरूर कर लें, क्योंकि उम्मीद हमें यही है कि इसके बाद मार्केट में फिर से एक अच्छी तेजी लौट आएगी और उस स्थिति में फिर आपका SIP आपको हर लेवल पर अच्छे रिटर्न जरूर कमा कर देगा। शुरुआत चूंकि आप कर रहे हैं तो एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड चुने जो सिर्फ इक्विटी में निवेश करता हो। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे कि कविता ने आपको बताया, तो आप टॉप परफॉर्मिंग फंड्स वहां से चुन सकते हैं, उनमें से किसी भी फंड को चुने। लंबी अवधि का आपका नजरिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लार्ज कैप में निवेश करने वाले एक डाइवर्सिफाइड फंड को चुने या एक से अधिक डाइवर्सिफाइड फंड को चुने। जब आप 2 या 3 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो हमारी सलाह होगी कि आप 1-1 लाख रुपए ऐसे 3 फंड्स में लगाएं, तो आपका रिस्क रिटर्न काफी अच्छी तरह बैलेंस्ड होगा। चलिए सुमित, अपने निवेश की शुरुआत कीजिए इसी सलाह के साथ। रुकते एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल, बने रहें। पहला कदम में आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक दमन झा हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार दमन, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं दरभंगा जिला से बात कर रहा हूँ, बिहार। अच्छा, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, अप्रोक्स 21,000 मेरी सैलरी है पर मंथ। अच्छा। मुझे 7 साल के अंदर कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत है। ओके। और मैं सोच रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँ या कुछ अदर फंड्स में, जबकि मैंने एक LIC का ये लिया हुआ है, न्यू एंडोवेंट प्लान, जो कि 30 साल के लिए है। उसमें लगभग 32,000 मेरा इन्वेस्ट हो रहा है पर ईयर। और ये आपको किसी एजेंट ने रेकमेंड किया होगा? हाँ जी, मैंने किसी एजेंट ने रेकमेंड किया हुआ। ठीक है, देखिए LIC का ये जो प्लान है आपका, कौन सा प्लान है? एंडाउमेंट आपने कहा? हाँ जी मैडम। इसमें से आपके 10 लाख रुपए तो नहीं बनने 5 से 7 साल में। मुझे बताइए कि आप कितना निवेश कर सकते हैं इस गोल के लिए, 10 लाख के लिए हर महीना? हर महीना लगभग वही 2,000 के आसपास। 2,000 के आसपास आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है दमन जी, आपको हम सलाह देते हैं। प्रदीप, थोड़ा सा टफ टास्क लग रहा है। 2,000 रुपए ये हर महीना डाल सकते हैं, 10 लाख का गोल है 5 से 7 साल में। म्यूचुअल फंड्स का रास्ता इन्हें अपनाना चाहिए या, लेकिन जानकारी नहीं है, शेयर बाजार में पैसे लगाने की रिकमेंडेशन आप देंगे इन्हें? तो अभी ये जो लगा रहे हैं करीबन 2,500 से 3,000 रुपए हर महीने ये LIC के एंडाउमेंट में लगा रहे हैं। तो दमन, ये जो आप और 2,000 की बात कर रहे हैं, ये इस LIC के निवेश के अलावा है, राइट? दमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी। तो ये इसके अलावा, यानी आप 4 से 5,000 रुपए निवेश करने की स्थिति में हैं? हाँ जी। ओके, तो आप ऐसा कीजिए कि इस एंडाउमेंट प्लान को बंद करने की कोशिश कीजिए। मुझे ये पता नहीं है कि आपने एग्जैक्टली कौन सी स्कीम ली है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये पैसे आपने जो अब तक लगाए हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं या नहीं, लेकिन हमारी सलाह है कि अब आगे आप इसमें पैसे ना लगाएं। लेकिन इस स्कीम में आपको जो एक कवर मिल रहा है इंश्योरेंस का, वो देखिए कितने लाख का कवर है, और अगर आप चाहें तो उतने ही लाख या उससे ज्यादा के कवर वाली एक पॉलिसी ले लें, जिसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। LIC भी आपको देती है, दूसरी प्राइवेट कंपनियां भी आपको देती हैं। आपका भरोसा LIC पे ही है, तो आप LIC का ही एक टर्म प्लान ले लें जिसमें उतना ही कवर आपको मिलेगा। लेकिन हमारा अनुमान है कि उतने ही कवर के लिए आप जो आज 30,000 भर रहे हैं या 32,000 भर रहे हैं, तो आपको शायद 3,000 या 3,200 रुपए में इंश्योरेंस हो जाएगा। बाकी जो पैसा आपका बचता है वो आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में लगाएं या किसी इंडेक्स फंड में लगाएं, और वहां से आप एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद करें। आपका जो गोल है 5 से 7 साल के अंदर 10 लाख रुपए जुटाने का, वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। इस वक्त जो आप निवेश कर पा रहे हैं करीबन 3,000 रुपए का अभी आप कर रहे हैं, और आप बढ़ाकर अगर 4 या 5,000 भी करते हैं तो आपके 60,000 रुपए करीबन साल के बनते हैं। इसके लिए आपको शायद थोड़ा सा
लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमारे अनुमान के मुताबिक अगर आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में जाएंगे और यही निवेश आप करेंगे तो शायद 4 लाख रुपए तो जरूर, बल्कि उससे भी थोड़ा बेहतर आप कर पाएंगे। लेकिन 5 से 7 साल के अंदर अगर आप 60,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं तो आपने खुद जो निवेश किया वो तकरीबन हुआ 3.5 लाख 4 लाख रुपए के आसपास का, और उस पर जो रिटर्न आपको मिलेगा वो शायद आपको 7 लाख तक ले जा सकता है, 6 लाख तक ले जा सकता है। डिपेंड करता है कि इस दौरान मार्केट कितना अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि आपने पहले साल में जो निवेश किया उस पर आपको लगातार रिटर्न मिलेगा, दूसरे साल में जो आपने निवेश किया उस पर आपको 1 साल कम रिटर्न मिलेगा, और आखिरी साल में जो आप सेविंग कर रहे होंगे उसके लिए वक्त बहुत ही कम होगा। तो इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमारी सलाह आपको ये होगी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाए, अगले साल जब आपको इंक्रीमेंट मिले, और जहां तक मुझे अंदाजा लगा आप शायद सरकारी कर्मचारी हैं तो नया पे कमीशन आने के बाद शायद आपको फायदा होगा अगले साल उसके बाद में। तो जैसे आपकी इनकम बढ़े, तो अगर आज की तारीख में आप अपनी कुल आमदनी का 25% सेव कर रहे हैं तो बढ़ी हुई आमदनी का 25 या हो सके तो 30% सेव करने की कोशिश कीजिए। उस स्थिति में हो सकता है कि आप एक आध साल आगे पीछे रहकर अपना गोल हासिल कर पाएं। लेकिन दमन जी, यहाँ पर एक अहम बात, आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी होगी, यानी उसका जो चार्ज है उसका आप पता लगाएं। अगर वो चार्ज ज्यादा नहीं है तो आप ये पॉलिसी वापस कर दें और वो जो रकम बचेगी उसको भी आप निवेश कर सकते हैं। इस लिहाज से आपका निवेश एक तरह से बढ़ जाएगा। अगले साल आपकी आय में वृद्धि होगी तो अपने निवेश को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और अगर हो सके तो अपने लक्ष्य को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए, यानी थोड़े से और साल उसे दे दीजिए, तब जाके शायद हो सकता है आपका गोल जरूर अचीव हो जाए। आगे बढ़ते हैं और विक्रम सिंह का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए पूछ रहे हैं अपना सवाल। 4 महीने पहले ये कह रहे हैं कि इनकी नौकरी लगी है, और इनका पहला सवाल ये है कि क्या इन्हें एजुकेशन लोन की EMI टैक्स छूट का दायरा में ये आते हैं, और दूसरा सवाल इनका ये है कि SIP करना चाहते हैं और इसमें कैसे निवेश किया जाए जिससे टैक्स भी बचे और बचत भी हो। तो एजुकेशन लोन की जहां तक बात है उसकी जानकारी हमें फिलहाल है नहीं, ये अप्लाई करना चाह रहे हैं या इन्हें अप्लाई किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको लेकर ये टैक्स बचेगा नहीं बचेगा उनकी EMI पे टैक्स का कोई बेनिफिट तो नहीं होता है। वो केवल होम लोन में होता है, और वहां भी आप ध्यान रखें कि होम लोन में भी उसकी लिमिट होती है कि कितने सीमा तक आपको प्रिंसिपल पे या इंटरेस्ट पे छूट मिलती है, लेकिन एजुकेशन लोन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए आप इस नजरिए से ना करें। एजुकेशन लोन इसलिए लिया जाता है ताकि आप एक अच्छी शिक्षा हासिल कर सकें जो आप ऐसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। जहां तक SIP का सवाल है, अगर आप SIP में निवेश करेंगे तो टैक्स इम्प्लीकेशन की जहां तक बात है, अगर आप लंबी अवधि के लिए बाजार में निवेश करते हैं यानी 12 महीने या उससे अधिक बने रहते हैं, तो आपको कैपिटल गेन्स पे छूट मिलती है। तो ये आप ध्यान में रखें कि SIP आप करेंगे तो जाहिर है कि साल भर से ज्यादा ही करेंगे, तो उस स्थिति में आपको जो 12 महीने पहले तक का निवेश है वहां पर तो यकीनन आपको पूरी छूट मिलेगी, और डिविडेंड भी जो आपको आएगा इस बीच में वो भी आपके हाथ में टैक्स फ्री होगा, क्योंकि कंपनी उस पर पहले ही टैक्स भर चुकी होती है। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और टैक्स प्लानिंग भी करना चाहते हैं, यानी जो पैसे आप लगा रहे हैं उस पर भी किसी किस्म की छूट चाहते हैं, आपको रिटर्न पे तो छूट मिलती है लेकिन अपने निवेश पे भी छूट चाहते हैं, तो उस स्थिति में हमने जैसे पहले बात की थी ELSS स्कीम के तहत आप निवेश करने की सोच सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से विकास खातौर फोन लाइन पर है। नमस्कार विकास जी। नमस्ते कविता मैम। बताएं कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया मैम। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, और इसको देख देख करके ही मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करी है। अच्छा बताएं कैसे? अभी मैं थोड़ा सा मैंने ब्रीफ के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, मेरी एनुअल जो इनकम है वो करीबन 10 लाख रुपए की है। ओके। जिसके अंदर से मैं एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर एज टैक्स सेविंग के पर्पज से 10,000 रुपए मंथली, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5,000 रुपए, IDFC प्राइमरी इक्विटी फंड के अंदर 5,000 रुपए, और रिलायंस स्मॉल कैप फंड के अंदर 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये आपने फंड खुद चुने हैं विकास? हाँ, ये आपके प्रोग्राम को देखते हुए ही मैंने ये फंड चूज करे हैं। काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है आपने अपना इक्विटी में, तो मैं समझ रही हूँ कि आपका नजरिया काफी लंबा है। जी मैम, मेरा नजरिया करीबन 20 से 25 साल का नजरिया है। बहुत बढ़िया। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रोविडेंट फंड के अंदर मेरा 36,000 ईयरली रुपीज डिपॉजिट होता है। ओके।
साथ में मैंने टर्म प्लान लिया हुआ है, मेरा अवीवा से 40 लाख रुपए का टर्म प्लान है। ओके। कुछ मनी बैक पॉलिसीज मैंने ली हुई है। क्यों ली आपने? एक HDFC ये मैम मेरे को थोड़ा थोड़ा ये शुरू में जब अवेयर नहीं था ना फाइनेंशियल प्लानिंग का, तब ये ली हुई है। अच्छा। तो और अभी तो इनको रिवर्ट होना, पैसा भी आना वापस चालू हो गया है। अच्छा, ठीक है। साथ में मैंने एक हेल्थ पॉलिसी ली हुई है करीबन 3.5 लाख रुपए की, अपोलो मैनिक्स से। ठीक है। बताइए विकास, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है। आपने टर्म प्लान जो रिस्क कवर पहला कदम होता है। हाँ कविता की ये आपके शोज रेगुलर देखते हैं। बिल्कुल, वो पता चल रहा है। भी देखते हैं तो इन्होंने उसका पूरा फायदा उठा लिया। बिल्कुल विकास, लेकिन आपका सवाल क्या है, आप किस पर सलाह चाहते हैं? मैम मैं एक तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी मैं 10,000 रुपीज मंथली और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ म्यूचुअल फंड में ही। तो इसके लिए मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड है। हाँ, इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है जी। मेरे ख्याल से आपने फंड को ट्रैक भी किया है और काफी बेहतरीन तरीके से ये फंड परफॉर्म भी कर रहा है। अगर पिछले 3 साल का रिटर्न हम देखें तो इसने काफी आउट परफॉर्म किया है अपने ही पेयर्स को। प्रदीप बिल्कुल, तो इस फंड की चूंकि आपने चर्चा की है तो हम आपको बताएं कि इस फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बॉटम अप फंड है, यानी ये स्टॉक चुनते हैं किस सेक्टर में कितना पैसा लगा रहे हैं, मार्केट में किस वक्त कितना एक्सपोजर लेना है, इस तरह की चिंता नहीं करते हैं। तो इस तरह का एक स्पेशलाइज्ड फंड है। आप इसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यहाँ पर जरूर निवेश कर सकते हैं, यही सलाह आपको दी जाएगी। और आपका पोर्टफोलियो अच्छी तरह से काफी शानदार डाइवर्सिफाइड है, बैलेंस्ड है। तो आप नया पैसा भी जो लगाएंगे उससे आपके ओवरऑल एक्सपोजर पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबी अवधि के लिहाज से ही आप लगा रहे हैं। तो प्योर इक्विटी फंड में ही निवेश कीजिए। उस लिहाज से ये जो फंड आपने चुना है वो अच्छा है। साथ ही पीएफ में भी निवेश कर रहे हैं तो वहां पर टैक्स छूट का फायदा भी इनको मिलता होगा और एक फिक्स्ड इनकम का जरिया इक्विटी और डेट का इनका बैलेंस काफी अच्छा लग रहा है इनके पोर्टफोलियो में। और पीएफ में आपको चूंकि एक वक्त के बाद अगर जरूरत पड़े तो आप उससे लोन भी ले पाएंगे, तो वो भी आपके लिए लिक्विडिटी भी बनेगी। ये भी बहुत अच्छी बात है। सिर्फ जो मनी बैक पे मुझे लगता है कि कविता जी को पसंद नहीं है वो आप बिल्कुल, वो एक तरह से आपकी सेविंग तो हो रही है। चूंकि आपने कहा कि आपने निवेश की रणनीति पे अपनाने से पहले इनमें निवेश किया है, तो आप पॉलिसी एक बार देख लीजिए और उसका टर्म क्या है, उसके चार्जेस क्या है वापस देने के, वो आप पता लगा लें। उसके बाद फैसला करें कि आपको उसमें रहना है या नहीं। क्योंकि देखिए विकास, वो पैसे आप बचा सकते हैं और बाकी निवेश कर सकते हैं। जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है, आपके फंड्स काफी अच्छे हैं। जो अतिरिक्त 10,000 रुपए आप निवेश करना चाहते हैं वो चाहे तो इन्हीं फंड में डाल दीजिए, और मोतीलाल ओसवाल में आप सोच रहे हैं पैसे डालने की, अच्छा फंड है उसमें डालें। मैं चाहती हूं कि अपने लक्ष्यों को भी आप निर्धारित कर ले, उसमें से और आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना निवेश और करना है। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। और प्रदीप, तो हमने आज म्यूचुअल फंड में किस तरह की वैरायटी है, ऑप्शंस है, उस पर क्लियरली दर्शकों को जानकारी दे दी है और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमने शुरुआत उन्हें करके दे दी। बिल्कुल, तो आपको एक बात जो ध्यान में रखनी है कि इतनी सारी बातों से बिल्कुल भी आप किसी असमंजस में ना पड़े। आप शेयर बाजार में पैसे लगाने का इनडायरेक्ट तरीका है म्यूचुअल फंड, ये समझें। और अगर आपको तुरंत फैसला लेना है तो किसी भी वेल डाइवर्सिफाइड फंड में, या अगर थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में निवेश की शुरुआत जरूर कर दीजिए। 5 साल या इससे लंबी अवधि का नजरिया रखिए। चलिए, और इसी नोट पे पहला कदम में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।